हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पादप हार्मोन्स। विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन जो हुई हैं, ऑक्सिन है, जेवलिन है, साइटोकाइनिन है, ठीक, एथिलीन हार्मोन है। ये सभी हार्मोन के बारे में देखेंगे, जानेंगे और उनके कार्यों को पता करेंगे, किस प्रकार से कौन-कौन से इनके कार्य हैं, किस प्रकार से ये पादप में कार्य करते हैं, तथा जंतु हार्मोन्स के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और उन ग्रंथियों, कौन-कौन सी ग्रंथियों से ये स्रावित होते हैं तथा उनके क्या-क्या कार्य हैं, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जंतुओं में समन्वय किस प्रकार से होता है तंत्रिका तंत्र की सहायता से। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय, और पादपों में समन्वय की क्रिया किस प्रकार से होती है जानते हैं। पादपों में समन्वय की क्रिया तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होते हैं, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होते हैं, ना ही पेशियां होती हैं। फिर इनमें समन्वय किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। समन्वय इसमें हार्मोन के कारण ही होता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, तो देखते हैं। अतएव ये उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। पेड़ पौधे उद्दीपन के कारण अनुक्रिया कैसे करते हैं, तो यहाँ देखते हैं। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं, छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं, तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे की ओर पर झुक जाती हैं। ये आप देख पाएंगे कि छुई मुई के पादप में ऐसा होता है। जब हम उनकी पत्तियों को टच करते हैं तो वे मुड़ जाती हैं और नीचे की ओर पर झुक जाती हैं। पहले चित्र में आप देख पाएंगे, ये छुई मुई की पौधों की पत्तियां हैं, छुई मुई पादप की पत्तियां हैं। छुई मुई पादप की पत्तियों को यदि हम टच करते हैं तो वो इस प्रकार से मुड़ जाती हैं या आपस में चिपक जाती हैं, ये देखिए। और थोड़े समय पश्चात वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं। इस प्रकार की प्रकृति क्रिया या प्रतिक्रिया उद्दीपन के कारण ही होती है, जो पादप में, जिसे छुई मुई का पादप भी कहते हैं, ठीक है ना। नीचे लिखा गया, एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? तो ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे अभी। वास्तव में एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और तना ऊपर की ओर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये अनुक्रिया के कारण ही होता है। प्रकाश की अनुक्रिया के कारण ऐसा होता है कि जब कोई बीज जर्मिनेट होता है या सीड जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो उसमें से निकलने वाला मूलांकुर नीचे की ओर जाता है और प्रांकुर ऊपर की ओर ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि प्रांकुर वाला भाग वास्तव में सनलाइट की ओर बढ़ता है, अर्थात सनलाइट यहाँ पर आएगी, उस ओर ग्रोथ करने का कार्य करता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिलेगा, उसी दिशा में या उसी डायरेक्शन में वृद्धि करने का काम करता है। और मूलांकुर जो भाग होता है, मूलांकुर जो भाग है, वास्तव में वो उस डायरेक्शन में बढ़ने का काम करता है। यहाँ पर पानी की बूंद या पानी की उपस्थिति ज़्यादा होती है तो वह जमीन के अंदर एंटर करने का काम करता है, पानी की खोज में नीचे की ओर बढ़ता है। तो मूलांकुर की गति होती है, प्रकाश विपरीत होती है, और प्रांकुर की गति होती है, गुरुत्व के विपरीत होती है। जिसे हम कह सकते हैं, ये गुरुत्वानुवर्ती गति को दर्शाता है मूलांकुर, गुरुत्वानुवर्ती गति को दर्शाता है। प्रांकुर होता है प्रकाशानुवर्ती गति को दर्शाता है। तो दोनों प्रकार के अलग अलग प्रकार की गतियां हैं, इनमें देशिक गतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, अर्थात छुई मुई की पौधे की जो वृद्धि हो रही है वह गति से संबंधित नहीं है। उनकी ये गति है, वह वृद्धि से कोई भी संबंध नहीं होता है। इस गति का पत्तियों का बंद होना और खुलना ये गति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यदि पौधा गति भी नहीं, वृद्धि नहीं करेगा तो भी उसकी पत्तियां इसी प्रकार से खुलेंगी और बंद होंगी टच होने पर, ठीक है। अर्थात यह वृद्धि से कोई संबंध नहीं रखता है। दूसरी ओर यदि हम देखते हैं, नवोद्भूत की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। काय के कारण होती है? वृद्धि के कारण। यदि ये वृद्धि करेगा तो ही ये प्रकाश की ओर बढ़ पाएगा, यदि वृद्धि नहीं होगी प्रकाश की ओर नहीं बढ़ पाएगा। ये यदि मूलांकुर नीचे की ओर ग्रोथ करेगा तो ही ये भूमि की ओर बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार से कहा जाता है। अतः पादपों में दो प्रकार की गतियां
देखने को मिलती है। एक ऐसी गति है जो कि आपको वृद्धि के ऊपर आश्रित है, दूसरी ओर की जो गति है वो वृद्धि से मुक्त है, अर्थात तो वृद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। इस प्रकार की क्रियाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। 7.2.1 उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जो उद्दीपन मिल रहा है उसके लिए तत्काल अनुक्रिया की जाती है पौधों में, उसके लिए उन्हें हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देख लेते हैं। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधों की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादपों को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है, कोई भी तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी है। ठीक है, फिर पादप कैसे स्पर्श संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करने लगती हैं। अनुक्रिया में गति करने से तात्पर्य उद्दीपन को ग्रहण करके तुरंत गति करने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो यदि विचार किया जाए, ये हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है। ये आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है, अर्थात यहाँ पौधे की गति हो रही है और यहाँ वृद्धि हो रही है। सॉरी, यहाँ पर पौधे को छुआ जा रहा है, स्पर्श वाला बिंदु और गति वाला बिंदु, दोनों ही बिंदु कैसे हैं, भिन्न हैं, अलग अलग होते हैं दोनों ही बिंदु देखने पर। अतः स्पर्श किया जाने वाला या स्पर्श होने की सूचना संचरित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचरित होने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए किसी प्रकार का कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। हम पहले ही कह चुके हैं कि जंतुओं की भांति पादपों में किसी प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन वास्तव में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इनमें सूचना या उद्दीपन ट्रांसफर जरूर होता है। अतः जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह कोई विशिष्ट प्रोटीन तो नहीं है, आप तो वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके ऐसा संभव कर सकते हैं। ये देखिए, आप तो वे जल की मात्रा में परिवर्तन करने के कारण ही अपनी आकृति बदल लेते हैं, परिणाम स्वरूप फूलने और सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो पत्तियों की जो निचली वाले भाग हैं वहां पर जल की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये गति संभव हो पाती है। इसे हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। यह सबसे पहले देखेंगे, ये लीफ है, लीफ के यहाँ पर स्टेम है, स्टेम के यहाँ पर जुड़ा हुआ सतह है पेडिकल। जो पेडिकल में यहाँ पर पानी की मात्रा होती है कोशिकाओं में, जो पानी की मात्रा होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो ये एक स्टेम है, तो स्टेम से यहाँ पर ये पत्तियाँ जो जुड़ी हुई संरचना के भाग को मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर लीफ जुड़ी होंगी। ये पत्तियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये पत्तियाँ यहाँ पर ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये पत्तियाँ आपस में मुड़ जाती हैं, अपने आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। उसका प्रमुख कारण क्या हुआ वो यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ वाले भाग में इस कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, अपनी पानी की मात्रा को अंदर वाली कोशिकाओं को दे देती हैं, अंदर वाली कोशिकाओं को दे देती हैं। इसके बाद यहाँ पर कोशिका सक्रिय हो जाती हैं, अर्थात ये सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां नीचे की ओर पर लटक जाती हैं इस प्रकार से, और वापस थोड़े समय पश्चात यहाँ से कोशिकाओं से पानी को वापस ले लिया जाता है और पत्तियां वापस अपनी आकृति में आ जाती हैं, रिवर्सल आकृति में आ जाती हैं, विपरीत आकृति में आ जाती हैं, मतलब स्वस्थ हो जाती हैं। तो ये काम उनका पानी के कारण ही होता है, ठीक है। क्रियाकलाप 7.2 पौधे की देशिक गति के लिए देख लेते हैं। एक देशिक गति के लिए यहाँ पर बताया गया है, एक प्लांट लिया गया है, प्लांट को एक बंद कमरे में रखा गया है, जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 पर लिखा है शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए, ठीक है। ये शंकु फ्लास्क को जल से भर लिया है। फ्लास्क की ग्रीवा को तार की जाली से ढक दीजिए, तार की जाली से ढक दिया गया है, और एक ताजा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहें। एक और खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए और फ्लास्क को बॉक्स में रख दीजिए, मतलब बंद कमरे की जगह इसे बॉक्स में रखा गया है, और बॉक्स की खुली हुई स्लाइड खिड़की की ओर हो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो ये स्लाइड है, वहाँ पर ये प्रकाश आ रहा है, उस स्लाइड वहाँ पर इसे खुली जगह पर रख दिया गया है। अब पौधा जब ग्रोथ करेगा 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्रकाश की ओर गति करने लगता है या झुक जाता है, जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। अब फ्लास्क को घुमाइए और प्रवाह को प्रकाश से दूर रख दीजिए, जड़ प्रकाश की ओर हो जाए,
इसे इस अवस्था में कुछ दिन के बाद विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए, मतलब बिना हिलाए डुलाए के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि यदि आप इसे इस प्रकार से रख रहे हैं डायरेक्शन को, ये पौधा यहाँ से ग्रोथ करके इस और डायरेक्शन में वृद्धि करेगा, क्योंकि ये सूट है अर्थात जो प्रोह है वास्तव में वो सनलाइट की ओर ग्रोथ करता है। यहाँ सनलाइट होगी उस दिशा में ग्रोथ करेगा, और प्लांट की जो जड़ होंगी, रूट्स होंगी, वो पानी की खोज में, यहाँ पानी होगा वह नीचे की ओर ग्रोथ करेगा, अर्थात पूरा रूट सिस्टम नीचे की ओर डाउन साइड पर गति करेगा और शूट सिस्टम अप साइड पर गति करेगा। ये देखने को मिलता है। यदि आप इसे उल्टा कर कर रख देते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि उल्टा कर कर रख दीजिए, देखिए ये प्रकाश की ओर गति को दर्शा रहा है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया। यदि आप उसे उल्टा करके रख देते हैं प्रकाश, तो आपको किस प्रकार से रखेंगे, तिरछा करके गमले को रख दिया तो भी पौधे का जो सूट वाला भाग है वो वास्तव में अपराइट साइड में अर्थात अप साइड में ऊपर की साइड में ग्रोथ करेगा, यहाँ पर प्रकाश मिलेगा, और रूट होगा वो नीचे की साइड में ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रूट सिस्टम पूरा नीचे की ओर गति करेगा, अर्थात ये धनात्मक गुरुत्ववर्ती होती हैं। धनात्मक से मतलब होता है पॉजिटिव, पृथ्वी की ओर गति करती हैं, गुरुत्व की ओर गति करती हैं, ठीक है ना। और जो सूट सिस्टम होगा वो ऋणात्मक गुरुत्ववर्ती होगा, अर्थात पृथ्वी की विपरीत दिशा में गति करेगा, इसलिए उसे ऋणात्मक गुरुत्ववर्ती की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ गुरुत्वानुवर्ती को दिखाया गया है, धनात्मक और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसे हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं, धनात्मक प्रकाशनुवर्ती भी कह सकते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती लिखा है उसे हम लिख सकते हैं धनात्मक प्रकाशनुवर्ती, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। धनात्मक प्रकाशनुवर्ती गति है जी, प्रकाशनुवर्ती गति है। और रूट सिस्टम की जो गति है वो ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती गति है, इसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती गति कहलाएगी रूट सिस्टम की प्रकाशनुवर्ती गति। तो इस प्रकार से भी हम इसे देख सकते हैं। पादप हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं, तो पादप हार्मोन के बारे में उदाहरण लिया गया। हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं, क्रियाकलाप 7.2 में। जब वृद्धि करता है पादप, तो पादप प्रकाश को संसूचित डिटेक्ट करता है, खोज करता है प्रकाश की, और उसको वृद्धि करता है। एक हार्मोन जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रोह के अग्र टिप पर संश्लेषित होता है, बनता है, अर्थात कोई भी सूट सिस्टम है, जो भी सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम के टिप वाले भाग पर, अर्थात ये अग्र वाले भाग पर, यहाँ पर ये टिप वाला भाग है, अग्र वाला भाग है, यहाँ पर वह बनेगा अग्र भाग पर। ये कौन बनेगा, यहाँ पर ऑक्सिन बनेगा। ऑक्सिन वास्तव में यदि प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो वो इस दिशा में गति करने लगता है, ठीक। तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वास्तव में जिबरेलिन ऑक्सिन हार्मोन होता है, कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक और प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विस्तृत होकर प्रोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। ऑक्सिन कहाँ आ जाएगा, जब प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो ऑक्सिन यहाँ आ जाएगा और ग्रोथ हो जाएगी, उसकी ऑक्सिन की विपरीत दिशा में ग्रोथ हो जाएगी। प्रोह की प्रकाश की से दूर वाली स्लाइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने लगता है या वृद्धि को उद्दीपित करता है, और पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश यदि इस डायरेक्शन में पड़ेगा तो ऑक्सिन इस डायरेक्शन में मिलेगा और ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और यदि प्रकाश इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, यदि प्रकाश इस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो ऑक्सिन इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ग्रोथ इस डायरेक्शन में होगी। तो ऑक्सिन यहाँ जाएगा, उसकी विपरीत डायरेक्शन में ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ दूसरे नंबर पर देखते हैं, पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण मिलता है हमें जिबरेलिन का। तो जिबरेलिन जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। तो आपको ये बात नोटिस करना है कि जिबरेलिन होगा वो तने की वृद्धि में सहायक होगा। और साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसीलिए यह उन क्षेत्रों में यहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन भी यहाँ पर देखे गए हैं जो वृद्धि को संदमित करते हैं, अर्थात वृद्धि को रोक देते हैं। वैसे हार्मोन में सबसे विशिष्ट रूप से एक हार्मोन मिलता है जिसे कहते हैं एब्सिसिक अम्ल, जो वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है। जैसे पत्तियों का मुरझाना इनके प्रभाव में सम्मिलित होता है। तब तक हमने यहाँ पर जो हार्मोन देखे हैं, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन, ये हार्मोन के हमने नाम इनमें देख लिए, और एक साइटोकाइनिन हार्मोन। 4 हार्मोन को देखा है हमने, 4 हार्मोन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अभी एक और हार्मोन है जो फल परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है।
एक और हार्मोन है जो फल परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है, इसके बारे में इथिलीन हार्मोन, मतलब इसे इथिलीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इथिलीन हार्मोन फलों के परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलों के परिपक्वन से तात्पर्य होती है फलों को पकाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका यूज फलों को पकाने में भी किया जाता है, ठीक, इथिलीन हार्मोन का, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ फलों पादप हार्मोन के कार्य, सभी पादप हार्मोन के कार्य आपको बारी बारी से मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले आप देख पाएंगे क्वेश्चन भी दिया गया है प्रश्न, पादप हार्मोन के नाम लिखकर उनके सभी के कार्य लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिबरेलिन हार्मोन की। जिबरेलिन हार्मोन क्या कार्य करता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इसके मुख्य कार्य में सम्मिलित है, सबसे पहला कार्य इसका है बीज शीघ्र ही अंकुरण का प्रारंभ करते हैं, मतलब जिबरेलिन हार्मोन के कारण बीज शीघ्र ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि की जा सकती है इस हार्मोन के द्वारा। तीसरा बिंदु हम यहाँ लेंगे, कुछ पौधों में इसके प्रयोग से पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, जैसे टमाटर, सेम और मटर आदि में, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, अर्थात तने की लंबाई में वृद्धि कर देता है ये हार्मोन। दूसरे नंबर पर देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन के कार्य। तो ऑक्सिन हार्मोन के कार्य में आपको दिखाई देगा, यह हार्मोन कोशिका विभाजन तथा कोशिका के दीर्घीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोशिका के दीर्घीकरण के लिए जरूरी होता है। इसके प्रयोग से पौधों की कलमों में जड़ों का शीघ्र विकास होता है तथा सुषुप्त अवस्था अवधि को लंबा बना देता है। सुषुप्त का तात्पर्य होता है डोरमेंसी अवस्था। डोरमेंसी अवस्था जिसमें कि सीड लंबे समय तक रहते हैं, उस अवस्था को ये लंबा बना सकता है, लंबे समय तक बीजों को सुरक्षित रखा सकता है, उनमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कार्य हैं। अब हम देखते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य यहाँ देख लेते हैं। तो पहला कार्य है, यह हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरे नंबर पर लिखा गया है, यह हार्मोन बीजों की सुषुप्त अवस्था को समाप्त कर देता है और अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। ये साइटोकाइनिन के जस्ट उल्टा काम, जो साइटोकाइनिन है वो जस्ट ऑक्सिन के उल्टा काम करता है। यह हार्मोन तीसरे नंबर पर पौधों में कुछ भागों के निर्माण तथा विभेदन में भी सहायक है। पौधों के कुछ भागों को बनाता है, उनमें डिफ्रेंसिएशन करता है, अर्थात उन्हें अलग अलग पार्ट में बांटने का काम भी करता है। तो ये इस प्रकार से तीसरे हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य समाप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं एब्सिसिक अम्ल या एबीएस हार्मोन के कार्य। ये है एब्सिसिक हार्मोन के कार्य। एब्सिसिक हार्मोन के कार्यों में ये बताया जाता है कि यह नंबर 1 पर यह पौधों में उसकी कलिकाओं की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोक देता है, अर्थात ये वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन है, अर्थात वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। दूसरे नंबर पर यह पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा को बंद करके वातकोत्सर्जन को भी रोक देता है यह हार्मोन। तीसरे नंबर पर यह हार्मोन बीजों की सुषुप्त अवस्था में सहायता करता है और बीजों के अंकुरण को रोक देता है, अर्थात बीजों के अंकुरण को रोकने का काम भी करता है, अर्थात डोरमेंसी अवस्था में बीजों को लंबे समय तक पड़े रहने के लिए मदद करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथियां और फिर उनके ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के कार्यों को भी हम जानेंगे। ग्रंथियों की संख्या आप देख पाएंगे, जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथियों की संख्या आपको दिखाई देगी। तो जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथि या मानव में पाई जाने वाली ग्रंथियों की संख्या यहाँ पर 9 है और इनके ग्रंथियों के नाम हम देख लेते हैं। जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां, साथ साथ में देखिए पीनियल ग्लैंड जो जहाँ पर पाई जाती है, उसके नीचे ही आपको मिलेगी पीयूष ग्रंथि, ये भी यहीं पर पाई जाती है, ठीक। और उसके बाद में हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है, ये ग्रंथि जी मस्तिष्क में मिलेगी आपको, ठीक है ना। परावर्तक ग्रंथि ये यहाँ पर मिलेगी, पैराथायराइड जिसे कहा जाता है, आवर्तक ग्रंथि थायराइड ग्रंथि जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर है, ठीक। गले में थाइमस ग्रंथि नीचे जाकर सीने में मिलती है, ठीक है। इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि जी वास्तव में आमाशय के नीचे, और ब्रसन ग्रंथि जो वास्तव में टेस्टिस होते हैं जिनसे इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से मादा में भी ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ये सब सामान्य ग्रंथियाँ जो मनुष्य में पाई जाती, मानव पुरुष में पाई जाती हैं, वो इसमें भी पाई जा रही हैं, लेकिन कुछ ग्रंथियों में अंतर है। ये देखिए परावटु ग्रंथि और अवटु ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ये सब सामान्य ग्रंथियां हैं। और अग्नाशय ग्रंथि ये भी इसी में पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि इसमें पाई जाती है। एक ग्रंथि डिफरेंट है जो कि आपको अलग दिखाई देगी, अंडाशय ग्रंथि।
और इसमें देखो इसमें ब्रसन ब्रसन पाई जाती है और इसमें अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। अंडाशय में वास्तव में ओवा का निर्माण होता है और ब्रसन में स्पर्म का निर्माण होता है। ये दोनों में अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं, ये ही एक डिफरेंस है, वहाँ की सभी में समान ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम ग्रंथियों के कार्यों को देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है इनसे। यह देख पा रहे हैं हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनके कार्य। तो सबसे नंबर 1 पर यहाँ दिया गया है हार्मोन सीक्रेशन होने वाला। हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है। अवटु का मतलब होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका स्थान है ये गर्दन में मिलती है और इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करने का इनका कार्य है, मतलब मेटाबॉलिज्म का बनाए रखने का कार्य है, जिसके कारण शरीर में मोटापा नहीं आ पाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर देख रहे हैं वृद्धि हार्मोन। वृद्धि इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये वास्तव में पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को नाम दिया गया है मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। ये मस्तिष्क में पाई जाती है, सेला अटारसिका नामक गड्ढे में, गुहिका में, और इसका प्रमुख कार्य होता है वृद्धि, विकास एवं उसका नियंत्रण करने का कार्य होता है। तीसरे नंबर पर देख पाएंगे हम एड्रीनल ग्रंथि। ठीक ना, जिससे कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इंग्लिश में इसका नाम है एड्रेनलिन ग्रंथि और यह वास्तव में वृक्क के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक। और इसका काम होता है बीपी को कंट्रोल करना, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करना, वो भी आपातकाल स्थिति में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पर इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशयी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। यह उदर के निचले वाले भाग में पाई जाती है, आमाशय के नीचे, और ये वास्तव में हमारे शरीर के अंदर रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करने का कार्य करती है या रेगुलेशन करने का कार्य करती है। ठीक है ना। उसके उचित श्रावण से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन में आपको यहाँ पर मिलेगा लिंग हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार से होंगे। ये नर के बारे में देखेंगे। लिंग हार्मोन में सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि वास्तव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से स्रावित किया जाता है। पेट के निचले भाग में ये स्थित होता है। ये यौवन अवस्था से संबंधित परिवर्तन को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अगला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो मादा में पाया जाता है, मादा में सीक्रेट होता है और वो अंडाशय से सीक्रेट किया जाता है। ये भी सेम पेट के निचले वाले हिस्से में पाया जाता है और ये इनके कार्य भी सेम है। ये मादा में यौवन से संबंधित प्रारंभिक परिवर्तन लक्षण को दिखाता है। ठीक है ना। ये इनके कार्य, सभी के कार्य भी हुए हैं ग्रंथियों के, और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ठीक। वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले कार्य और पादप हार्मोन के कार्य, दोनों ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट थे इस चैप्टर में, और ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लें। वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, मैं भी यही पॉज करूँगा ऐसे। ठीक। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पार्ट टू पार्ट और पेज टू पेज वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक। ताकि आपको पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की रुकावट ना हो सके। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। ठीक। और आपने अब तक मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त हो जाए, सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है।